नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। इंतजार 8 तारीख का है जब नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले कल लगातार वोटिंग के बाद 6 बजे के बाद एग्जिट पोल, टोटल टीवी के एग्जिट पोल भी आपने देखे, जो विश्वसनीय हैं, भरोसेमंद हैं। हर बार सटीक एग्जिट पोल टोटल टीवी द्वारा दिया जाता है। इस बार भी कुछ इसी तरह के एग्जिट पोल का जिक्र हुआ, जिसमें सत्ता परिवर्तन की आहट हरियाणा में दिखाई देने लगी है। कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी की आहट देखने लगी है। हालांकि तय तो 8 तारीख को होगा, लेकिन उसके बावजूद एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं उसको लेकर एक बार फिर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। 90 विधानसभा सीटें जहां पर वोटिंग हुई, एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार दिखाई दिए। बीजेपी को 29 से 35 सीट मिलने की उम्मीद इस एग्जिट पोल ने दिखाई, तो कांग्रेस को सरकार बनाने की उम्मीद एग्जिट पोल ने दिखाई। 42 से 52 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, यानी कि सरकार कांग्रेस की बनती एग्जिट पोल बता रहे हैं। इनेलो के खाते में 0 से 2 सीट, यानी कि चौटाला परिवार का वर्चस्व बच सकता है। 2 सीटें, 0 से 2 सीटें अगर आती हैं, 2 सीटें मिलती हैं, अन्य को 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इन सब पर लगातार चर्चा जारी है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता खुलता एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और सत्ता में भागीदारी मिली, डिप्टी सीएम का पद मिला, मंत्री भी मिले, लेकिन उसके बाद 24 का चुनाव आते आते जेजेपी की हालत खराब हो गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली से सफल करके हरियाणा में पहुंची, हरियाणा में चुनाव लड़ा, वहां पर कुछ खास हाथ लगता नहीं दिखाई दिया। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के संकेत एग्जिट पोल दे रहे हैं। बात करेंगे हम लोकसभा वाइज सीटों की, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, लगातार इस पर चर्चा चल रही है। और साथ ही आपको बताएंगे वोटिंग परसेंटेज भी, कि किस पार्टी के खाते में कितना % वोट गया, लोगों ने कितना पसंद किया किस पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो बीएसपी का गठबंधन इस बार था, या जेजेपी एएसपी का गठबंधन इस बार था, आम आदमी पार्टी को कितने % वोट मिले, ये भी बात करेंगे। ये सब बात होगी लोकसभा क्षेत्र वाइज, यानी कि 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, हर लोकसभा सीट की विधानसभा सीट का % आपको बताएंगे, उस पर नजर दौड़ाएंगे। चर्चा आज इसी पर करेंगे। तो सबसे सटीक एग्जिट पोल सबसे पहले आपने देखा टोटल टीवी का एग्जिट पोल, जो भरोसेमंद एग्जिट पोल है, और हर बार आपकी उम्मीदों पर हमारा एग्जिट पोल खरा भी उतरा है। लोगों के बीच में पहुंचकर उनका ओपिनियन जाना और उसके बाद आप तक उन आंकड़ों को पहुंचाया है। इस बार भी कोशिश कुछ इसी तरह की है। नतीजों के लिए 8 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन जो एग्जिट पोल का इशारा है उस पर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन का इशारा ये एग्जिट पोल कर रहा है। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी का संकेत ये एग्जिट पोल दे रहा है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी ये एग्जिट पोल बना रहा है। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर किस तरह का समीकरण बैठा, बीजेपी और कांग्रेस के खाते में लोगों ने कितनी कितनी सीट दी हैं। सबसे पहले शुरुआत कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से करते हैं, यहाँ की 9 विधानसभा सीटों से करते हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत से, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार से जुड़े हुए, वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें तो 9 सीटें, पहला राउंड ये था जहां से शुरुआत हुई एग्जिट पोल की, वो आपके सामने है, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 से 3 सीटें जाती दिखाई दी, कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें जाती दिखाई दी, और इनेलो बीएसपी गठबंधन के खाते में कुछ नहीं, जेजेपी और एएसपी के खाते में कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं। अदर्स की बात करें तो यहां पर 0 से 1 सीट अदर के खाते में जाती दिख रही है। इस पर लगातार चर्चा का दौर चल पड़ा है और चल रहा है, और चर्चा आगे वोटिंग % पर भी होगी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों का वोटिंग % क्या कह रहा है, किसको कितना वोट मिला है, जनता ने किसको कितना पसंद किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो फिर इनेलो बीएसपी का गठबंधन हो, या जेजेपी एएसपी का गठबंधन हो, या फिर अन्य उम्मीदवार हो। इन सब पर चर्चा शुरू होगी। वो % भी हम आपको कुछ ही देर बाद दिखाएंगे कि कितना % वोट यहां पर मिला है, वो आपके सामने है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वोटिंग % भी आपके सामने अब है। वोटिंग % आपके सामने है कि किस पार्टी के खाते में कितना वोट पड़ा है, जनता ने कितना किस पार्टी को पसंद किया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की विधानसभा सीटों की बात हो रही है। बीजेपी 32.56% वोट मिले हैं,
कांग्रेस की बात करें तो 43.47% वोट मिले हैं। इनेलो बीएसपी को 3.9% वोट मिले हैं। जेजेपी एएसपी को 0.74% वोट यहां पर मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 3.10% वोट मिले हैं। अदर के खाते में 16.14% वोट यहां पर पड़ा है। यह कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों की बात हो रही है, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 से 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट, 0 से 1 सीट अदर्स के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दिव्यांग चर्चा की शुरुआत हम आपसे करने जा रहे हैं। हमने सीटों को लेकर मंथन किया, सीटों पर बातचीत की, एग्जिट पोल को लेकर बातचीत हुई और अब परसेंटेज सामने आया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 9 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 से 3 सीटें, जहां लोगों ने पसंद किया, वोट किया, 32.56% वोट पड़े हैं बीजेपी को। कांग्रेस को पड़े 43.47%। किस तरीके से यह परसेंटेज बता रहा है? अगर तुलनात्मक स्थिति हो, पिछली मर्तबा का अगर परसेंटेज आपको याद हो तो आप तुलना भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा था। देखिए पंकज, पहले तो हमने जो कल एक मेगा सर्वे दिखाया है एग्जिट पोल का, उसमें एक फैक्टर तो ये सामने आया था, कुरुक्षेत्र चूंकि जीटी रोड बेल्ट का एक महत्वपूर्ण जिला है, धार्मिक क्षेत्र है, बहुत विकसित भी है, कुरुक्षेत्र का पूरे देश दुनिया में नाम है, लेकिन वोटों के लिहाज से देखें तो किसान आंदोलन का जो फैक्टर था वो यहाँ पर चला है। किसान आंदोलन का असर इस सीट पर नजर आया है। दूसरी बात कहूं, जीटी रोड बेल्ट में चूंकि गढ़ रहा है बीजेपी का 2014 से ही, जब से बीजेपी की, मोदी जी की हवा चली, उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंची, तो जीटी रोड बेल्ट में 2014-19 में विधानसभा चुनावों, लोकसभा चुनावों, नगर निगमों के चुनावों बीजेपी की लोकप्रियता चरम पर थी और पूरा प्रभाव था। लेकिन अब जीटी रोड बेल्ट में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है बीजेपी का, वहां अब नुकसान होते साफ साफ दिख रहा है। परसेंटेज की बात करूं तो 32% कुछ है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस का 43% प्लस है, तो सीधा 11% वोटों का फर्क लग रहा है। और 11% वोटों का फर्क बहुत ज्यादा होता है। हार जीत में 11% वोट अगर किसी पार्टी को कम मिले या किसी को ज्यादा मिले तो बहुत फर्क होता है। ये तो रही बात कि जीटी रोड बेल्ट में मजबूत होते हुए भी बीजेपी को अब नुकसान होता दिख रहा है, कांग्रेस गेन कर रही है। मैं अगर विधानसभाओं की बात करूं तो कुरुक्षेत्र में पंकज लाडवा में संदीप गर्ग जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे, वो चुनाव पर असर डाल रहे हैं। संदीप गर्ग लाडवा में जो निर्दलीय हैं, चुनाव असर किस पर डाल रहे हैं? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा शेर सिंह बड़शामी की पुत्र वधू सपना बड़शामी है। तो संदीप गर्ग जो कि काफी अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं, और लाडवा में जो अनाज मंडी है या जो आबादी है, बिजनेसमैन है, वहां पे अग्रवाल कम्युनिटी का काफी अच्छा प्रभाव है। और संदीप गर्ग लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, अब इस चुनाव पर उनका असर दिख रहा है। कुरुक्षेत्र विधानसभा में कलायत की बात करें, ये मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, मेरी अपनी फाइंड आउट्स है पंकज। कलायत की बात करें तो विनोद निर्मल जो ब्राह्मण और निर्दलीय प्रत्याशी है, कलायत जो कैथल जिले में आता है, इसमें वो भी असर डाल रहे हैं। इसके अलावा जो जाट कम्युनिटी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनेलो से, जैसे रामपाल माजरा है या विकास है, जैसे विकास सहारण जो हिसार के सांसद जेपी है, उनके बेटे हैं, तो जाट कैंडिडेट वहां पर है। लेकिन विनोद निर्मल जो ब्राह्मण है, निर्दलीय है, उनका असर अच्छा खासा है, वो असर उलट फेर कर सकते हैं कलायत सीट पर जी। कुरुक्षेत्र की एक विधानसभा सीट पुंडरी में 1996 से लेकर अभी 2024 के जो रिजल्ट आ रहे हैं, पिछले 1996 4 साल और 28 साल से लगातार 6 बार से निर्दलीय विधायक बनता आ रहा है पुंडरी, कैथल जिले की पुंडरी, मतलब 6 बार लगातार निर्दलीय विधायक बनना है। हालांकि वो उन्होंने समर्थन सरकार को दिया, चाहे मनोहर लाल के टाइम दिनेश कौशिक थे या रणधीर गुलन जो मौजूदा थे अभी पीछे तक, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दिया। तो पुंडरी में वैसे बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है पुंडरी में, लेकिन सतबीर भाना जो रेबल है, जो बागी है कांग्रेस के, सतबीर भाना और दिनेश कौशिक जो बीजेपी की टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिली, वो बागी ऊपर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो सतबीर भाना और दिनेश कौशिक पुंडरी सीट पर असर डाल रहे हैं। हालांकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। बीजेपी के सतपाल जांबा है,
तो और सुल्तान जडोला कांग्रेस के, तो उलट फेर नजर होता हुआ आ रहा है। ये कुरुक्षेत्र की सूरत हाल है, जो ऐसी सीटें जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है या निर्दलीय खेल को बिगाड़ रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र की स्थिति है। जी वीरेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। जब ओवरऑल हम परसेंटेज देखते हैं, जब हम तुलनात्मक स्थिति करते हैं, तो उसमें 2019 का चुनाव विधानसभा का, 2024 का लोकसभा चुनाव भी याद आता है और अब 2024 का ये विधानसभा चुनाव भी। ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 1% का उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, मतलब कमी आई है वोटिंग परसेंटेज में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले, और लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग हुई थी और विधानसभा चुनाव में लोगों ने अच्छा खासा वोट किया है, ये परसेंटेज बता रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे। और देखिए, यहाँ मुकाबला कुरुक्षेत्र के संसदीय सीट पे देखें तो हर विधानसभा क्षेत्र में कांटे का मुकाबला था, बागी उम्मीदवार भी खड़े थे। तो ऐसे में मतदाताओं का से संपर्क जो किया गया उम्मीदवारों ने, तो उस पर एक चुनाव के एक वातावरण बना, तो ये उसका असर हो सकता है। और ये देखिए कि अगर हम चुनाव परिणाम की दृष्टि से देखें तो ये जीटी रोड बेल्ट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने भी वहां पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली कुरुक्षेत्र से हुई थी, तो वहां सबसे पहले जो उन्होंने 22 उम्मीदवारों से परिचय कराया गया, तो उसी विधानसभा क्षेत्र के जो जीटी रोड बेल्ट के थे वहीं से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, तो रैली की शुरुआत वहीं से हुई। और वहां पर ये देखिए कि अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के थे का उम्मीदवार हैं, और उनके समर्थन में भी रैलियां हुई हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी वो नज़दीकी हैं, तो इस बार वहां पर परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये देखा जाए, कुरुक्षेत्र संसदीय सीट में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होता है या भारतीय जनता पार्टी कितना बचाव अपना कर पाती है, ये तो ईवीएम के नतीजे स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वहां पर जो है कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला किया है, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ाए हैं, और वहां पर सत्ता विरोधी जो लहर है उसका भी असर दिखाई दिया है। अब देखिए, चाहे वहां हम लाडवा की बात करें, लाडवा में हालांकि देखिए डॉक्टर पवन सैनी को नारायणगढ़ भेजा गया और नायब सिंह सैनी को वहां पर लड़ाया गया, क्योंकि उनके पिताजी वहां पर पैदा हुए थे। तो हालांकि वहाँ नायब सिंह सैनी ने अपना भावनात्मक लगाव भी जोड़ा कि मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए थे, मतलब वहाँ एक गांव के अंदर जो है, जो लाडवा का एक गांव है। लेकिन क्या लोगों ने भी वहाँ प्रति प्रश्न किया कि आपने तो जब संसदीय क्षेत्र में यहाँ सांसद तो रहे कुरुक्षेत्र के, लेकिन आपने तो कभी इस गांव की सूद नहीं ली। लेकिन अब लगता है कि वहाँ जिस तरह से अब लाडवा के अंदर उन्होंने चुनाव को संभाला है, मेवा सिंह की छवि भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे में वो मुकाबला करेगा है। हालांकि देखिए, कुछ सर्वेक्षण में ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है नायब सिंह सैनी जीत जाएंगे, लेकिन मुकाबला तो खड़ा आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप गर्ग ने वहाँ परेशानी पैदा की है, भारतीय जनता पार्टी के वो बागी हैं। तो ऐसे ही अगर देखा जाए कि जय भगवान डीडी को, हालांकि वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उनको पेवा में भेजा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ढंग के प्रयोग किए हैं। ये प्रयोग कितने सफल रहेंगे, अब ये तो नतीजे स्पष्ट कर पाएंगे। जी हमेशा आपके पास हम आ रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव भी देखा था और गठबंधन में यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ा गया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटों का, उसमें कांग्रेस अव्वल है और सीटें भी जाहिर सी बात है 4 से 5 सीटें कांग्रेस यहाँ पर लाती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कांग्रेस ने शुरुआती तौर पर, जब हमने एग्जिट पोल की शुरुआत की थी, एग्जिट पोल खुला था, तो शुरुआत में ही बढ़त कांग्रेस बनाती दिखाई दी। क्या फैक्टर मानते हैं और ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है? देखिए, एक सबसे बड़े फैक्टर की अगर शुरुआत की जाए तो यहाँ पर किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। कुरुक्षेत्र के इलाके से ही जो किसान आंदोलन का बड़ा स्वरूप था वो देखने को मिला था, और जब पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे और उसके बाद महेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी व्यवधान, मैं आपको रोक रहा हूं। देवेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं। जो सीटें हैं, जब शुरुआत एग्जिट पोल की हुई थी तो कुरुक्षेत्र से ही हम लोगों ने, एग्जिट पोल हमारा आया था तो उसमें ये दिखाई दिया कि कांग्रेस ने बढ़त बनानी शुरू की। अगर हम मुद्दों की बात करें, हालांकि 4-5 मुद्दे हॉट मुद्दे रहे हैं इस दौरान, और कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शंखनाद किया था अपनी सभा का, लेकिन उन सबके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस का मजबूत होना क्या कहता है? वोटिंग परसेंटेज अच्छा कांग्रेस का होना? एक बात तो ये है, सुभाष सुधा जो 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे वो जीते थे, और 2019 में भी जीते थे सुभाष सुधा। दरअसल वहां अशोक अरोड़ा जो बड़े नेता रहे हैं, इनेलो के टाइम में स्पीकर रहे, सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका बड़ा रुतबा था। 15 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अशोक अरोड़ा, इनेलो के, जब इनेलो के अच्छे दिन थे, जब इनेलो सरकार में भी रही और जब नहीं भी रही तब भी इनेलो एक मजबूत राजनीतिक दल था जेजेपी में टूट होने से पहले।
लेकिन अशोक अरोड़ा का मुकाबला सुभाष सुधा से हुआ। अशोक अरोड़ा ने भी अच्छे वोट लिए थे, लेकिन 2014 की मोदी जी के हवाले सुभाष सुधा कांग्रेस से आगे बीजेपी में जीत गए। लेकिन 2019 में जब आके दोबारा जीते तो उनको मंत्री भी बनाया गया। 5-6 महीने पहले जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, सुभाष सुधा अब हैट्रिक पर है। एक तो मैं समझता हूं एंटी इनकम्बेंसी सुभाष सुधा के खिलाफ, दूसरा किसान आंदोलन बड़ा मुखर रहा है। कुरुक्षेत्र में आप देखिए शाहबाद जो है बिल्कुल नेशनल हाईवे पर है, अंबाला और कुरुक्षेत्र के बीच में। शाहबाद किसान आंदोलन का केंद्र रहा है। पिपली जो कुरुक्षेत्र से सटा हुआ, एक तरफ यमुनानगर एक तरफ कुरुक्षेत्र, पिपली भी रहा है। गुरनाम सिंह चौधरी को सब जानते हैं। गुरनाम चौधरी बड़े किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े रहे और हरियाणा के तो बड़े नेता रहे हैं। वो आंदोलनों में, किसान आंदोलनों में चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो जब पंजाब में जाके आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वहां उन्होंने अपनी पार्टी के खड़े किए, हालांकि जमानतें जब्त हो गई। तो गुरनाम सिंह चौधरी एक बड़ा नाम है। कुरुक्षेत्र कैथल इस एरिया में उनका दबदबा है। किसान आंदोलन जब तक रहा और अभी भी चल रहा है, अभी कोई सेटलमेंट नहीं हुई। किसान अभी घर नहीं बैठे, अभी भी 2 दिन पहले ट्रेनें रोकी गई हैं अंबाला में भी, पंजाब में भी। तो किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर रहा है। दूसरा सुभाष सुधा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही है। और जो युवाओं की बात है, जो युवाओं की रोजगार की बात है, युवा भी परेशान है। अगर खाली पानीपत या बाकी जिलों की बात नहीं, कुरुक्षेत्र के गांव से भी बहुत सारे युवा काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में विदेश का रुख कर गए हैं। युवाओं को काम ना मिलना, जो अच्छे बच्चे पढ़े लिखे अच्छी फैमिलीज के MBA है या BTech है, उनको नौकरी नहीं मिली, सोचते 20,000 की नौकरी करने से अच्छा तो विदेश चला जाए। मकान, दुकान, खेत बेचकर विदेश जाने के जो होड़ है, वो कुरुक्षेत्र जिला भी पीछे नहीं है। और वैसे भी किसानों का अच्छा खासा प्रभाव है। दूला चीका हो, कैथल हो, शाहबाद हो, लाडवा हो, कुरुक्षेत्र हो, कलायत हो, किसानों की अच्छी खासी मतलब पार्टिसिपेशन है पूरी लोकसभा में। तो ये सारे कारण रहे हैं। इस चुनाव के दौरान किसान काफी हॉट मुद्दा बनकर रहा है। किसान हर तरफ हो रही है। हालांकि MSP की गारंटी, 24 फसलों का जिक्र, कांग्रेस की तरफ से भी MSP को लेकर गारंटी, यानी कि फोकस में किसान था। और कुरुक्षेत्र का इलाका जहां से एग्जिट पोल ने इशारा किया कि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, और यहां पर भी किसान एक बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। हमने सीटों को लेकर बातचीत की। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें, 9 विधानसभा यहाँ की, जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। और जो वोटिंग परसेंटेज है, बीजेपी को 32.56% वोट मिले तो कांग्रेस के खाते में 43.47% मतदान हुआ, यानी कि लोगों ने पसंद किया है कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार एक बात प्रचारित करने की कोशिश उनके विरोधियों यानी भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोगों की तरफ से की गई कि कांग्रेस का इनेलोकरण हो चुका है। जो शोर हर तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, शोर अगर हरियाणा में सुनने को मिल रहा है तो इनेलोकरण जो हुआ वो चुनिंदा लोग ही इस तरह का शोर पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा जाता रहा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यहाँ पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जो एग्जिट पोल का परिणाम निकलकर सामने आ रहा है वो दरअसल असलियत को साबित कर रहा है। गैर जाट वोटर्स में भी बड़ी तादाद में कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जो ये जनादेश एग्जिट पोल के रूप में हमें समझ में आ रहा है, उसके बाद ये बात कही जा सकती है कि ना सिर्फ जाट वोटर्स में बल्कि गैर जाट वोटर्स में भी कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता थी। और ये वो इलाका जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे फर्टाइल, सबसे बेहतर इलाका माना जाता रहा। बीते 10 सालों का जिक्र करें तो यहाँ पर लगातार चाहे दक्षिण हरियाणा की बात की जाए, चाहे GT बेल्ट के इलाके की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये दोनों जो बॉर्डर्स थे ये कमजोर रहे। लेकिन इस बार मजबूती की जो तस्वीर है यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही है। अगर गैर जाट वोटर्स भी और खासकर GT बेल्ट का इलाका जो कि बिजनेस क्लास इलाका माना जाता है, उस इलाके में भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है। और किसानों की जहां तक बात है तो किसान तो लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करते ही रहे। अगर कुछ महीने पहले तक, 1 साल पहले तक अगर वो आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और अब तक भी जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, तो वो आंदोलन की जो विचारधारा है मुझे लगता है कि वो लगातार आगे बढ़ रही थी। और चूंकि किसानों का इलाका, कुरुक्षेत्र का इलाका और गैर जाट ये इलाका भी माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ अच्छी खासी जो पसंद है
है वो कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही है। और बढ़त अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर मिल रही है तो यही वजह है कि यहाँ पर एग्जिट पोल का जो ओवरऑल निर्णय निकलकर सामने आ रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। और ये लगातार ये बात कही जा रही है कि एग्जिट पोल जो अलग अलग चैनल्स की तरफ से भी दी गए, मीडिया हाउसेस की तरफ से दिए गए और अपने सर्वे की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इस तरह के संकेत जो है एग्जिट पोल से मिल रहे हैं और इस इलाके से अगर पॉजिटिव कांग्रेस पार्टी के लिए रिजल्ट मिल रहे हैं तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बाकी जो जाट बहुल इलाके हैं वहां पर अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी, मैं जिस तरीके से ये स्थिति बनी, देखिए चुनाव के दौरान हम लोग कह रहे थे, आपने बहुत बार इस बात का जिक्र किया कि एक वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी के खिलाफ वाले लोगों सीधे कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई देंगे। कई सारे इश्यूज ऐसे थे जिस पर जनता का सीधे सरकार से टकराव दिखाई दे रहा था, यानी कि सवालों के जवाब सरकार द्वारा दिए नहीं गए या दिए नहीं जा रहे थे। जनता के मन में सवालात बहुत सारे थे, उसका फायदा मिला। इस क्षेत्र की बात करें तो जाट बहुल इलाका भी माना जा सकता है। इनेलो की बात करते हैं, जेजेपी की बात करते हैं तो उनके हाथ कुछ लगता दिखाई नहीं दिया। इन लोगों को, क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय नेताओं को क्यों जनता नकारती हुई दिखाई दी? अदर्स के खाते में 0 से 1% यहां पर सीटें आती दिख रही हैं, 0 से 1 सीट। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें 16.14% वोट मिला है अदर्स को। देखिए अभय सिंह चौटाला का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि विरोधी जो वैकल्पिक राजनीति का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर अभय सिंह चौटाला ही सबसे मुख्य होकर हरियाणा विधानसभा में बोलते रहे हैं। लेकिन अगर पीछे के इतिहास को समझने की कोशिश की जाए तो जब भी इंडियन नेशनल लोकदल को कोई गठबंधन जैसा फैसला या किसी के हक में झुकने बैठने का फैसला करना था तो फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा नजर आई। और शुरुआत से ही डे 1 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते रहे कि अभय सिंह चौटाला दरअसल कवर फायर भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया तो सिरसा जिले में ये तस्वीर साफ से उभरती हुई नजर आई कि यहाँ पर अभय सिंह चौटाला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े हैं। और ऐसे में जो पिछले विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने किया, भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ वोट मांगे और जैसे ही 10 सीटें उन्हें मिली उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की करीब 4.5 सालों तक सरकार चलाने का काम दुष्यंत चौटाला ने ही कर दिया। लोगों को यह आशंका थी कि अभय सिंह चौटाला दूसरे दुष्यंत चौटाला बन सकते हैं। तो ऐसे में यहां अब हरियाणा प्रदेश की जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया।